हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत में राष्ट्रवाद, जो क्लास 10th हिस्ट्री का एक चैप्टर है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया हुआ था कि इस चैप्टर में किस वे से हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग बढ़ते हैं और इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। व्हाट इज़ नेशनलिज्म? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रीय चेतना, चेतना का उदय। और ये राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार की? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण का बोध हो। तो ये राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार की होगी? राजनीतिक मीन्स पॉलिटिकल, आर्थिक, सामाजिक पहले लिख लेते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक या इसी को कह सकते हैं धार्मिक, धार्मिक एकीकरण का बोध हो। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, कल भी हम लोगों ने पिछली क्लास में भी इस उत्तरार्ध और पूर्वार्ध को समझा था। आज फिर एक बार समझ लेते हैं। उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। उत्तरार्ध का क्या अर्थ है? उत्तरार्ध तथा पूर्वार्ध। पूर्वार्ध का इंग्लिश मीनिंग होता है फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ, और इसका सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ। सेंचुरी क्या होता है ये पिछले वीडियो में समझा है। 100 वर्ष के टाइम पीरियड को हम लोग सेंचुरी कहते हैं। शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 वर्ष, इस टाइम पीरियड को हम लोग शताब्दी कहते हैं। और जब 19वीं शताब्दी की बात की जा रही है, 19वीं शताब्दी, तो इसका सीधा सीधा मतलब है 1800 से 1899 यहाँ तक। ये कैसे हम लोगों ने निकाला था, ये कैसे निकाला जाता है, ये पिछली वीडियो में इसकी चर्चा की हुई है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के थ्रू पिछले वीडियो को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आगे अगर बढ़ें, 19वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1800 टू 1899। और यहाँ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, इसको क्या, ये क्या है इसको समझ लेते हैं। जब 1800 की बात करें, 1800 से 1899 तक, तो यहीं बीच में कहीं आ जाएगा 1849 और उसके बाद 1850। ठीक है, अगर ध्यान से आप देखो तो इन दोनों के बीच में यहाँ से लेकर 1849 तक पीरियड होता है 50 ईयर्स का, 50 ईयर्स 50 साल का। और यहाँ से यहाँ तक 50 साल, 50 ईयर्स। तो नाउ दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड हाफ। ठीक है, इसे कह सकते हैं पूर्वार्ध और इसे उत्तरार्ध। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, यहाँ तक में आई होप कि कोई समस्या नहीं होगी। अब राजनीतिक, अंग्रेज जब आए थे तो वो ये राजनीतिक कारण, यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे राजनीतिक कारण से कि राष्ट्रवाद के उदय में राजनीतिक कारण की क्या भूमिका थी। उसको समझने से पहले समझते हैं कि अंग्रेज भारत आए क्यों थे, उसका पर्पज़ क्या था। इसे मिटा दिया जाए। अगर ध्यान से देखा जाए, समझा जाए, तो अंग्रेज़ जब भारत आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी, तो उसका एकमात्र पर्पज़ था, वो था ट्रेड।
वो व्यापार के उद्देश्य से क्या होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। और जब यहाँ से बहुत ज़्यादा उसे मुनाफा होना शुरू होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू होता है, तो उन्होंने वो क्या करते हैं, यहाँ राजनीति पहले आर्थिक स्थिति को अपने कंट्रोल में लेता है और उसके बाद फिर राजनीति पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैम टू इंडिया इन 1600। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको शॉर्ट में हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह से लिखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आती है, वो भारत आती है 1600 ईस्वी में, इन 1600। 1600 ईस्वी में जब भारत आती है तो इसका एकमात्र पर्पस रहता है, पर्पस केवल ट्रेड, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना। ओनली पर्पस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रेड। और जब ट्रेड यहाँ वो शुरू करते हैं तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा इसे क्या होता है, मोनोपोली मिल जाता है, एकाधिकार मिल जाता है ट्रेड करने का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट मोनोपोली, एकाधिकार, ठीक है, इसे एकाधिकार मिल जाता है ट्रेड करने का। कहाँ, इंडिया और साथ ही साथ चाइना। बाद में देखेंगे कि इंडिया में मोनोपोलीज की ख़त्म की जाती है और उसके बाद चाइना के साथ जो है टी और ओपियम, चाय और अफीम, इसका ट्रेड कंटिन्यू रहता है। ये आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। 1764 ईस्वी तक, टिल द टाइम ऑफ 1764, टिल 1764, 1764 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ ट्रेड करती है, ओनली ट्रेड। 1764 में क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। और जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तो ये डिसाइड कर देता है कि अब सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ट्रेड नहीं करेगी, वो अब यहाँ के पॉलिटिक्स को भी, इंडियन पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करेगी। इंडियन पॉलिटिक्स, यहाँ के राजनीति को कंट्रोल करना वो शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर जब होता है उससे पहले एक और बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ पलासी। ठीक इससे 7 साल पहले 1757 में। और याद ना रहे तो सीधा सीधा समझ लो कि बैटल ऑफ पलासी के ठीक 100 साल 1857 की क्रांति हुई, 1757। और यहाँ के ठीक 100 साल बाद आफ्टर 100 ईयर रिवोल्ट ऑफ 1857, अब याद रह जाएगा। और इसके बाद 6 साल के बाद बैटल ऑफ 7 साल के बाद बैटल ऑफ पलासी होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था। बैटल ऑफ पलासी जो हुआ, पलासी का जो युद्ध हुआ, वो बेसिकली ये युद्ध अनडिसाइसिव रहता है। अनडिसाइसिव का मतलब होता है कि इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाता है। ये बेसिकली युद्ध जो चलता है, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों एक सपोर्ट करता है। युद्ध बेसिकली होता है इंडियंस के बीच में ही, लेकिन एक सपोर्ट करता है, एक को सपोर्ट करता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे को सपोर्ट करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब यहाँ ये युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में चला जाता है तो यहाँ ये डिसाइड हो जाता है कि अब जो है
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे व्यापार नहीं करेगी। भारत पर कंट्रोल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का ना होके किसका होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब यहाँ एक बात और समझ लो, अगर रिजल्ट जस्ट अपोजिट होता, रिजल्ट अगर जस्ट अपोजिट होता, यहाँ अगर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती, ये अगर जीत जाती, तो हमारे देश पर जो कंट्रोल होता, अधिकार जो होता, वो किसका होता? फ्रांस का। कहते हैं ना हम लोग ब्रिटेन के हम लोग गुलाम रहे, तो ब्रिटेन के गुलाम रहने का कारण जो है ये पलासी, बैटल ऑफ पलासी। अगर इस युद्ध में फ्रेंच जीत जाता तो हम लोग फ्रेंच के गुलाम होते। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बैटल ऑफ पलासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर जब होता है तो उसका क्या पर्पस, क्यों होता है, क्या कारण रहता है, उसको समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। बैटल ऑफ बक्सर जो होता है बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरह से कह सकते हैं अभी के लैंग्वेज में महागठबंधन, ग्रैंड अलायंस। और वो ग्रैंड अलायंस किसका होता है? नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध एंड मुग़ल बादशाह। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ बक्सर कब होता है? 1860 कितना हुआ था? 64 ना, हाँ 1864, 1864 में बैटल ऑफ बक्सर। और ये बैटल ऑफ बक्सर जो होता है किसके किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ब्रिटिश, शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ग्रैंड अलायंस। और ये ग्रैंड अलायंस किसका होता है? नवाब ऑफ बंगाल प्लस नवाब ऑफ अवध और उसके साथ में मुग़ल बादशाह। ठीक है, मुग़ल बादशाह। अगर नवाब ऑफ, इस युद्ध के बाद आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, दीवानी राइट और फौजदारी राइट क्या होता है वो समझ लेते हैं। प्लस ये इसे लिख लो, बंगाल का नवाब अगर आप लिखना चाहो तो, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हिंदी में भी इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही लिखेंगे। इसको ग्रैंड अलायंस या सीधा सीधा लिख लो, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुग़ल बादशाह, इन तीनों के बीच में। और ये क्या हो जाता है? डिफीट हो जाता है, ये ऑन होते हैं, ये जीत जाता है। और जब ये जीत जाता है तो बंगाल पर कंट्रोल किसका हो जाता है? आफ्टर बैटल ऑफ बंगाल, आफ्टर बैटल ऑफ बंगाल, बंगाल नहीं बक्सर, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल द बंगाल। बंगाल को कंट्रोल कर लेता है, स्पेशली दीवानी राइट्स का क्या मतलब हुआ? रेवेन्यू से रिलेटेड राइट। रेवेन्यू का क्या मतलब हुआ? अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी, आर्थिक मामला किसके हाथों में चला जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। राइट रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड द सिविल जस्टिस, दीवानी को कह सकते हैं सिविल जस्टिस और रेवेन्यू रिलेटेड। बेसिकली आप फोकस इसी पर करो, किस पर? रेवेन्यू। आर्थिक मामलों से जुड़े हुए जितनी भी बातें होती है उन सब का कंट्रोल किसके पास चला जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और अभी जब हम लोग बंगाल की बात कर रहे हैं, ये बंगाल की बात जब कर रहे हैं, यहाँ बंगाल कहाँ गया था, यहाँ बंगाल की जब बात कर रहे हैं तो कौन सा बंगाल? ये 1864 के बाद की हो रही है। तो
1864 के बाद की बात करें और उस समय के बंगाल की बात करें तो अभी का जो है बांग्लादेश, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा, अभी इसको ओडिशा लिखते हैं, ठीक है। बांग्लादेश, अभी का बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब पार्ट को अगर देखें तो बंगाल का एरिया था, ये सब मिलाकर बंगाल का एरिया था। और इसके रेवेन्यू राइट को उसने क्यों अपने कंट्रोल में लिया, इसका एकमात्र कारण था बिकॉज बंगाल वाज द वेरी फर्टाइल लैंड। इसने इस पर कंट्रोल इसलिए किया क्योंकि बंगाल वाज वेरी फर्टाइल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी यहाँ की, ठीक है। बंगाल की ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। अभी जो ये एरिया है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी अगर देखें भारत की तो बिहार और बिहार, एक हो गया बिहार और दूसरा उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा किसका है, यूपी और बिहार का। कारण क्या है, यहाँ रिसोर्सेज की बहुत अवेलेबिलिटी है। पहला फर्टाइल लैंड है, मीन्स की उपजाऊ ज़मीन। दूसरा वाटर लेवल बहुत ऊपर है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसलिए ईज़िली हमें वाटर मिल जाता है, एग्रीकल्चर के लिए फील्ड मिल जाता है, ज़मीन मिल जाती है, इसलिए यहाँ के लोग, यहाँ क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा अधिक है। अब ब्रिटिश रूल को अगर डिवाइड करें तो ब्रिटिश रूल को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्राउन ब्रिटिश कंपनी रूल और दूसरा क्राउन रूल, यानी कि कंपनी का शासन और ब्रिटिश राजा का शासन, ठीक है। ब्रिटिश रूल को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश रूल डाल देते हैं, साथ में आप लोग लिखते भी चलो, ब्रिटिश रूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल और दूसरा क्राउन रूल। कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। कंपनी रूल का मतलब हो गया कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, और क्राउन का मतलब हो गया महाराजा का शासन, राजा का शासन। और ये महाराजा कहाँ के, ब्रिटेन के जो महाराजा या महारानी जो भी थे उनका शासन, महाराजा कह सकते हैं या महारानी दोनों, जो भी वहाँ राजा होगा या रानी होगी, जो भी सत्ता पर होगा उसका शासन। तो अगर इसे डिवाइड किया जाए तो ये है 1873 टू 1858, इसका टाइम पीरियड जो आता है कंपनी रूल का 1773 टू 1858, ठीक, इसका टाइम पीरियड। उसके बाद 1858 टू 1947। ध्यान से अगर देखो, अभी हम लोगों ने दो घटनाएं पढ़ी थी। पहला बैटल ऑफ बक्सर, उससे पहले बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब था, 1757। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, ये कब हुआ, 1764, ठीक है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है और यहीं से कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे 1773 तक, यहाँ तक पहुँचते देख लो कितना 9 ईयर हो जाता है ना। 9 ईयर्स के बाद पूरी तरीके से क्या होता है, 1773, इस टाइम तक आते आते कंपनी अपना शासन स्थापित कर लेती है। और 1857 आपको ध्यान में होगा कि उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे
बैटल रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, 1857 की क्रांति। और जब ये 1857 की क्रांति होती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहने का मतलब है कि ब्रिटिश में चल रही गवर्नमेंट, ब्रिटेन में जो सरकार थी वहाँ की सरकार को लगती है कि नहीं, अब जो है कंपनी भारत में शासन करने के लायक नहीं रही। और उसके बाद 1857 के बाद 1858 में 1858 में एक एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। जब भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया जाता है तो उसके बाद जितना भी कंट्रोल था कंपनी के हाथों में, वो किसके हाथ में शिफ्ट हो जाता है? वो शिफ्ट हो जाता है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, ब्रिटिश राजा के हाथ में। और उसके बाद डायरेक्टली कंट्रोल होने लगता है किसके थ्रू? क्राउन के थ्रू। तो अब यहाँ हम लोग कुछ बातों को लिख लेते हैं। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो ये नोट कर लो। आई होप कि आपने ये पहले ही लिख लिया होगा। ब्रिटिश बैटल ऑफ पलासी कब हुआ? 1857। बैटल ऑफ बक्सर 1764, ठीक है। यहाँ हमने 1857 बोल दिया, ये 1757 है। चलो इसके बारे में भी और हम लोगों को लिखना है, इसे इरेज कर दिया जाए। इसी कंपनी रूल में अगर देखा जाए तो ये कई सारे नियम कानून लाते हैं, जिसमें से कि एक होता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट को हिंदी में भी रेगुलेटिंग एक्ट ही कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट ये लाया जाता है 1773 में, 1773। उसके बाद दूसरा आता है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784। और उसके बाद चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। और ये चार्टर एक्ट टोटल 4 बार लाया जाता है 30-30 साल के इंटरवल पर। सबसे पहला आता है 1793, 1793। दूसरा चार्टर एक्ट लाता है 1813। तीसरा कब हो जाएगा? 30 साल जोड़ दो, 30 साल नहीं, 20 साल के बाद, 20 साल का इंटरवल है ना, 1833। और चौथा लाया जाता है 1853 में। ये 4 एक्ट लाया जाता है, ठीक। यहाँ तक अगर आपने लिख लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टार्ट करेंगे 1857 की क्रांति को कुछ थोड़ा समझ लेंगे। वैसे उसके बारे में डिटेल में भी चर्चा करनी है हमें। यहाँ तक आप नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं।